हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने हैं, मॉक टेस्ट हम कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे कॉल भी हमारे पास आते हैं, मैसेज करते हैं, जबकि हम हर क्लास में आपको ये बताते हैं कि आप सभी को मॉक टेस्ट कहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। मॉक टेस्ट करने के लिए आप सभी को हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट है www.triplec.com। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए दी गई है, जहाँ पर ट्रिपल सी मॉडल पेपर, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी, इंग्लिश और चैप्टर वाइज, ये सभी के सभी फ्री हैं। आप सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री में कर सकते हैं। जैसे आपको मॉडल पेपर ही करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद में सभी मॉडल पेपर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बारी बारी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब मान लिया कि हमें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दूसरा वाला करना है, तो हम यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने मॉडल पेपर आ जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने होंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पे टिक करना है और आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से ढेर सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना है और राइट साइड में यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा ट्रिपल सी पीडीएफ डाउनलोड का एक ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारे के सारे पीडीएफ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो इस पोस्ट के अंदर हमें पीडीएफ हमारा मिल जाएगा, जिसे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा और आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो डाउनलोड का एक बटन है, तो यहाँ पर हमें डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और बहुत ही इजीली आप लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इतने सारे पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आपको सर्च करना है, खोजना है और डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर प्लीज़ आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो हम सभी को अलग अलग पीडीएफ कैसे सेंड कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो नहीं सकता है। सो इसका लिंक हम भेज देते हैं अपने टेलीग्राम पर, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए पूरा पीडीएफ आ चुका है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का ये पीडीएफ भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां पर क्लिक करके इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले आपको अच्छे से क्लास को देखना है। ठीक है, चलिए, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। पर पूछा है आईआईओटी। आईआईओटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आरटीजीएस का पूरा नाम बताइएगा, यानी कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि अगर आप बुलेट ऑफ करना चाहते हैं तो इसकी क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर फिर आपका शिफ्ट के साथ में F12 हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे। देखो शिफ्ट F12 का इस्तेमाल क्या होता है, शिफ्ट F12 का इस्तेमाल होता है बुलेट पॉइंट को इंसर्ट करने के लिए। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुलेट पॉइंट ऑफ करने की शॉर्टकट की बताइए, और आंसर यही सही हो गया। ऐसा क्यों, तो आप शिफ्ट F12 से बुलेट को इंसर्ट कर सकते हैं और बुलेट को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल बुलेट पॉइंट को ही ऑफ करता है। ठीक है, नंबर पॉइंट को ऑफ नहीं करेगा। यानी कि शिफ्ट F12 से हम बुलेट पॉइंट को इंसर्ट भी कर पाएंगे और इससे ऑफ भी कर पाएंगे। दूसरा, F12 किस लिए होता है, तो F12 का इस्तेमाल हम नंबर लिस्ट को डालने के लिए करते हैं। अगर हमें नंबर लिस्ट डालनी है तो F12 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कंट्रोल F12 से क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ में अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं। अगर हमें लिब्रो ऑफिस में टेबल को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होगा। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पर बुलेट पॉइंट और आपने जो नंबर लिस्ट है इनको इंसर्ट कर रखा है, डाल रखा है, इन सभी को अगर एक साथ हटाना चाहते हैं तो एक और शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है, जो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट इसके बाद में F12। ये है कंट्रोल शिफ्ट और F12 से क्या कर सकते हैं आप, बुलेट पॉइंट और नंबर लिस्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, मीन्स इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन केवल बुलेट पॉइंट को ऑफ करने के लिए शिफ्ट F12 और इंसर्ट करने के लिए भी शिफ्ट F12 होता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F12 दिया होता तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते थे। यहां पर आपको बताना है IVP का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IVP। तो इसका पूरा नाम यहां पर क्या होगा, जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। तो सभी को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लिब्रोऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। यानी कि लिब्रोऑफिस राइटर जो कि हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन हमें कहां पर देखने को मिलता है। तो वर्ड काउंट में क्या होता है, आपने कितने वर्ड लिखे हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो सारा का सारा वहां पे काउंट होकर के आपको बता देता है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा, तो ध्यान रखना है सभी को, टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का विकल्प होता है। कहाँ होता है, टूल्स मेनू के अंदर होता है। VCC का पूरा नाम आपको बताना है। VCC का मतलब हमने पहले भी आपको बताया, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पूछा गया है लिब्रोऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। लिब्रोऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर, क्वेश्चन को पहले समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद जवाब करना है। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मींस आप उसको हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा वो आपको अलग दिखेगा, हाईलाइट दिखेगा। तो ये कह रहा है कि लिब्रोऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट हाईलाइट करने का कलर होता है वो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, येलो होता है। डिफॉल्ट हाईलाइट का कलर येलो होता है, ये लिब्रोऑफिस राइटर में भी होता है। और आपका MS वर्ड की अगर बात करते हैं तो MS वर्ड में भी होता है। हाईलाइट करने का जो डिफॉल्ट कलर है वो येलो होता है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स दूसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट करने के लिए जो डिफॉल्ट कलर होता है वो आपका येलो ही होता है। और यहाँ पर आपको बताना है पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में डेवलप किया गया था। जावा, पास्कल, सी या फिर मशीन लैंग्वेज, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी लैंग्वेज में लिखा गया था। सी लैंग्वेज यानी कि हाई लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। अगर कभी ऐसे पूछते हैं कि लो लेवल में लिखा गया था या हाई लेवल में लिखा गया था, तो हाई लेवल में लिखा गया था। और आपकी सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पूछते हैं तो आपका आंसर होगा सी लैंग्वेज होगा, ठीक है। बट आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दें, सबसे पहला जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। किसमें, असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा गया था, लेकिन तुरंत बाद इसको रिराइट कर दिया गया है और फिर इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका सी लैंग्वेज ही करेक्ट होगा, लेकिन हमने आपको नॉलेज के लिए बताया गया, शुरुआत में इसको इनिशियली इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, बट कुछ समय के बाद में इसको रिराइट किया गया है सी लैंग्वेज में। तो अगर बाई चांस कभी आपके ऑप्शन में असेंबली लैंग्वेज दिया रहे तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर सी लैंग्वेज मिलता है तब तो आप करेंगे ही करेंगे। बट कभी सी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं रहता है और असेंबली दे दिया गया है तो फिर आपको असेंबली कर देना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सी लैंग्वेज ही हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। विंडोज XP, विंडोज 98, MS DOS या फिर विंडोज NT। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी को आंसर करना है, इसमें क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बताना है फैट का फुल फॉर्म, कई बार हमने आपको बताया है फैट के बारे में, तो फैट का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। फाइल एक्टिविटी टेबल होगा, फाइल अकोमोडेशन टेबल होगा, या फिर फाइल एक्टिविटी टेबल होगा, या फिर फाइल एलोकेशन टेबल होगा। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, फाइल एलोकेशन टेबल होता है।
फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आर देयर। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं, या फिर कई बार ये सवाल होता है कि ई गवर्नेंस के कितने मॉड्यूल हैं। तो आपका सही जवाब होगा 4। सभी को ध्यान रखना, ई गवर्नेंस के 4 मॉड्यूल हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, G2C है, G2B है, G2G है और G2E है। इनके फुल फॉर्म भी ध्यान रखने हैं। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके बाद में G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो 4 मॉड्यूल हैं या 4 टाइप का आपका होता है ई गवर्नेंस, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। अब इस प्रकार से सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। तो अब यहाँ पर पूछा क्या है कि कौन सा ई गवर्नेंस का एक टाइप नहीं है, एक प्रकार नहीं है। चलो जल्दी से जवाब करो। G2C हो जाएगा, G2E हो जाएगा, G2B हो जाएगा या G2V हो जाएगा, V2B हो जाएगा या G2B हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर G2C भी दिया गया है, G2E भी आपको पता है, G2B भी आपको पता है, V2B ये आ गया बीच में, बिजनेस टू बिजनेस, यही आपका ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। बाकी सभी ई गवर्नेंस के प्रकार हैं, अभी हमने आपको बताए हैं यहाँ पर, है ना, आपने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है? क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, जो हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। किस प्रकार का है? एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर सिस्टम। तो जवाब क्या करेंगे आप लोग? डी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी में सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ये आपको बताना है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मलप्पुरम केरला में, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या? नंबर, डेटा, इनपुट या फिर प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? देखो पूछ क्या रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मींस किसको इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा? तो डेटा को ही तो करता है, ऑप्शन बी होगा। जो हम इनपुट में देते हैं, एज ए इनपुट जो भी हम देते हैं वो हमारा डेटा होता है। डेटा का मतलब रॉ मटेरियल, मींस जो हमारे यूजलेस है, हमारे काम का नहीं है। भाई डेटा को हम इनपुट जब ही तो करेंगे जो हमारे काम का नहीं होगा। जैसे मान लिया आपके पास हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं जो आपने अपने हाथ से लिख करके रखे हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि उनका हम एक PDF बना लें, तो आपको किसी न किसी वर्ड प्रोसेसर में उनको टाइप करना पड़ेगा। आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप उनको टाइप करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो टाइप कर रहे हैं वो हमारा डेटा है ना, और अब हम उसको कंप्यूटर को दे रहे हैं। किसके माध्यम से? किसी न किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर तक अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, कोई डेटा लेकर जाना है, तो वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस से ही जाएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड से आपने टाइप करना शुरू कर दिया, इसके बाद उस पर हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा, और प्रोसेस होने के बाद में आपको रिजल्ट दिखा देगा। वो रिजल्ट आपको अलग अलग जो डिवाइसेज होती हैं उन पर दिखाता है। अलग अलग प्रकार की आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। जैसे जब आप टाइप करते हैं तो इसके लिए मॉनिटर पर आपको डिस्प्ले हो जाता है, मॉनिटर पर आपको दिखाई देता है कि हाँ आप टाइप कर रहे हैं, और आपका कंटेंट रेडी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डेटा हम उसे बोलेंगे जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, वो ही तो हमारा डेटा होता है। लेकिन जब कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है, इसके बाद में जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो यही कह रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है? डेटा को ही इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, और इस इंफॉर्मेशन को ही हम आउटपुट का नाम देते हैं। यही तो हमारा आउटपुट होता है। इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, और हमारा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर OLX ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है? काफी अच्छा प्रश्न है। वैसे ये सारे प्रश्न हमने आपको बता रखे हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी भाषा चेंज है,
तो हमने जैसा कि आपको बताया प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट यही आपको समझना है। और अगर आप ये समझ गए तो अपने एग्जाम को बहुत ही इजीली आप लोग पास कर सकते हैं। OLX एक ई कॉमर्स कंपनी है, सभी को पता है, बट किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है? क्योंकि ई कॉमर्स में भी तो अलग अलग मॉड्यूल हैं, B2B है, कोई B2C है, तो किस में आती है? ये आपका C2C में आती है, कस्टमर टू कस्टमर में ये आती है, C2C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कोर्सेरा क्या है? व्हाट इज कोर्सेरा? कोर्सेरा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर वेब पोर्टल है, या इसमें से कोई नहीं? तो कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किससे माना जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा, इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर का फादर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर अगर हम आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर होगा सर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। बट कंप्यूटर की मदर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मदर लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहला प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट प्रोग्राम इन्होंने ही डेवलप किया है, लेडी एडा अगस्ता ने, तो इन्हें कंप्यूटर का मदर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज की ये शिष्या हैं लेडी एडा अगस्ता, जिन्होंने प्रथम प्रोग्राम डेवलप किया, प्रथम प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको आपके नॉलेज के लिए भी याद रखने हैं ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहें। क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, मींस किसने? माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? और एक सवाल यहाँ पर एक और होता है आपके एग्जाम में कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? क्योंकि कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां हैं, अलग अलग जनरेशन हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, कुछ एडवांसमेंट में हुआ, तो अलग अलग पीढ़ियां बनती चली गई। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था ये कौन सी जनरेशन में आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फोर्थ जनरेशन में आया, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया किसने था? तो आपको ध्यान रखना है इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला डेवलप किया, और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम अगर पूछें तो 4004, इसका नाम था इंटेल 4004। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपके कंप्यूटर के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड? ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट है, सो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के। अब देखो आगे आने वाले समय में वही क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। बाकी जब आपका पेपर होगा तभी पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि वही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, वही प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट होता क्या ना, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही लेट पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बोले सर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अब हमारा एग्जाम है इस तारीख को, और प्लीज आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो भाई, 2-4 दिन में हम आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, क्योंकि कोर्स आपका कम से कम 2.5 से 3 माह का कोर्स है, और अगर आप 1 मंथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर सकते हैं। बट 2-4 दिन में आपको हम क्या बता सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बस इतना है कि जितनी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर दी गई है उनको आप कर लेना है। CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज एक दी गई है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि जुलाई एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बच्चों के पूछे गए थे, बच्चों का ऐसा कहना है, तो उसको भी आपको देख लेना है। बाकी जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको पढ़ते रहना है, और इससे पहले जितने भी हमने क्लास करा दिए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि केवल इन्हीं क्लास के भरोसे आपको नहीं रहना है जो हम अभी करा रहे हैं, है ना। ये तो एक प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ से प्रैक्टिस आपको करते रहना है। बाकी इससे पहले जो प्रीवियस क्लास करा चुके हैं उनको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है, ताकि आसानी से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा जॉन विगिंस। जॉन विगिंस ये क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21 कहता है इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, बताओ इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं क्या? FTP, ईमेल, ई कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव? इसमें क्या करेंगे आप लोग, सही जवाब आपको बताना है 21 का। तो ये सभी हो जाएगा, फिर ये सभी सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने मॉक टेस्ट करना है और ये सारे मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अभी फ्री हैं, तो फ्री में अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको दो प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नए नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा, अगर वहाँ पर आप गलत करते हैं तो उसके सही जवाब भी आपको मिल जाते हैं और उनको अपनी कॉपी पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और जब आप खुद अपनी तरफ से मेहनत करोगे तभी कामयाबी आपको मिलेगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो खुद आप रिसर्च करिए, खुद आप खोजिए कि कहाँ पर क्लास दिए गए हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम आपको यहाँ पर बताते हैं, बट बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान देते ही नहीं है और फिर से वही सवाल करते हैं कि सर प्लीज़ हमें बताइए हम क्या करें, कैसे पढ़ें। जबकि हम ये चीज़ आपको बार बार क्लास के बीच में भी बताते रहते हैं और क्लास की स्टार्टिंग में भी बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर डैश मेनू में होता है। बताओ स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन बी, व्यू मेनू में होता है। स्लाइड सॉर्टर का विकल्प व्यू मेनू में होता है। इससे होता क्या है, ऐसा भी कभी सवाल आपसे बन सकता है। तो देखो स्लाइड जो आपकी पावर पॉइंट में होती हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती हैं, ऐसे करके। यहाँ पर ये हमारा होता है स्लाइड पेन, जहाँ पर जैसे स्लाइड नंबर 1 2 3 जितनी बनाते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देती हैं। और जो स्लाइड हमारी एक्टिव होती है वो हमारे बीच में यहाँ पे बड़ी सी आपको नजर आती है। यहीं पर तो आप स्लाइड बनाते हैं, ऐसे आपके प्लेस होल्डर होते हैं, ये हमारे इसमें हम लिखते हैं। तो ये हमारा स्लाइड हो गया। बट क्या होता है, अब इतनी स्लाइड हैं, जिस स्लाइड पर हमने जैसे ये 1 2 3 और 4, ठीक है, हमने नंबर 2 पे क्लिक किया तो नंबर 2 की यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे क्लिक किया तो ये नंबर 3 वाली हमें डिस्प्ले होती है। लेकिन स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करने से क्या होगा, सारी स्लाइड फिर एक ही पेज में हमें नजर आने लगती हैं। मतलब सारी स्लाइड क्या होगी, एक ही पेज में छोटे छोटे ऐसे करके एक ही पेज में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर में सारी स्लाइड हमें एक ही पेज में नजर आ जाती हैं। तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ, व्यू मेनू में आपको जाना पड़ेगा। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम किस की का इस्तेमाल कर सकते हैं? F3, F5, F7, F9, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो आपको पता है स्पेलिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं तो F7 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, F7 का इस्तेमाल आपको करना होता है। बट अधिकांश एक सवाल ये आता है यहाँ से कि आप ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में F7 दबाना होता है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है RDS का फुल फॉर्म क्या होता है। RDS का पूरा नाम आप सभी को बताना है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को ध्यान रखना है। RDS का मतलब क्या हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है RDS का पूरा नाम। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। देखो असेंबलर क्या करेगा, ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि आपको पता है आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों का काम क्या है, हाई लेवल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का, हाई लेवल को ये मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है एक केवल एक कथन को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है। एक कथन को पहले रीड करता है, उसके बाद में फिर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। बट जो हमारा कंपाइलर होता है यह पूरे स्टेटमेंट को एक बार में रीड करके ही ट्रांसलेट कर देता है, यानी कि ये पूरे स्टेटमेंट को एक बार में रीड करके ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर एक एक कथन को रीड करके उनको ट्रांसलेट करने का काम करता है। दोनों में ये आपका डिफरेंस है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। ये सवाल भी आपके एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा केवल एक ही स्टेटमेंट को रीड करता है और उसके बाद में ट्रांसलेट करता है। तो आंसर होगा इंटरप्रेटर। अगर ये पूछा जाता है कि एक बार में ही संपूर्ण स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा फिर कंपाइलर। तो इनमें ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना है। बट ये दोनों हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आज की इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC वाईफाई या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सभी को आज ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। CCC वाईफाई से आपको सर्च करना है और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं।
इसके अलावा आप सभी को अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहना है। जितने ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, क्लास करना है और आपको फिर मॉक टेस्ट भी लगातार करते रहना है, ठीक है। और इसके अलावा जिन बच्चों का एग्जाम अक्टूबर में या नवंबर में होने वाला है तो आप सभी इस पैड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नीड है, आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि आपको इस पैड कोर्स को लेना चाहिए तो बेशक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा इसकी पूरी जानकारी हमने एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब CCC वाईफाई सिटी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इस बैच में आपके लिए क्या क्या खास होने वाला है, ठीक है। दूसरा, इस बैच में आपको एक सीक्वेंस वाइज सारे क्लास मिलने वाले हैं, यानी कि क्रम से सारे क्लास आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, कंप्यूटर के बारे में कुछ भी आपको नहीं पता है, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और आज इसकी पहली क्लास, यानी कि कल हमने इसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी, आज इसकी क्लास होगी जिसका समय रहेगा 9:30 PM पर। तो 9:30 PM पर हमारे एप्लीकेशन पर क्लास होगी जहाँ पर पहली क्लास कराई जाएगी, जहाँ पर बहुत ही बेसिक में सारी चीज़ों को समझाया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक कंप्यूटर को नहीं सीखा है या फिर उनको CCC के बारे में नहीं पता है तो वहां पर बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो सारे क्लास यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।